लेसन को आगे बढ़ाते हुए फिर से धातु ही पढ़ेंगे। और जो आज का हमारा लेसन है धातुओं के भौतिक गुण। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था? इससे पहले जो हमने पढ़ा थोड़ा रिवाइज कर लें। क्या हमने पढ़ा? एक मिनट, एक बच्चा मुझे बताएगा। नहीं, धातु के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा, थोड़ा सा बताइए। सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, मतलब जो हमारे जमीन से अयस्क निकला था पहले हमने उसको सांद्रित किया, मतलब गंदगियों को बाहर निकाला। उसके बाद उसको क्या किया? साफ किया अयस्क को, तो हमें धातु प्राप्त हो गई। अब हमें धातु जब प्राप्त हो गई तो उस धातुओं के गुण क्या होते हैं? धातु देखने में कैसी होती है, मोड़ने में, पटकने में, छूने में। हमें धातु के ऐसे गुणों को आज पढ़ना है। ऐसे गुणों को हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। दो तरह के गुण, किसी भी धातु के दो तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण जो होते हैं जिनको हम देख के महसूस करके बता देते हैं, छूकर, और जो रासायनिक गुण होते हैं उनके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। उनके लिए हमें अम्ल, क्षार और इन सबको डाल के पानी में घोल के गर्म करके ये सब देखना पड़ता है कि ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, कि धातु पदार्थों, अन्य पदार्थों के साथ जब मिलाएंगे तो क्या उसकी क्रिया होगी, वो इसका रासायनिक गुण कहलाता है। सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो होता है किसी भी चीज की अवस्था, किसी भी चीज की अवस्था। अब आप मुझे बताइए कि आप सबके पास धातु है टेबल पर? कोई ना कोई धातु है? है कोई ना कोई धातु। अब सब लोग इसे छूकर मुझे बताइए कि ये क्या है? ठोस है? पहले केवल अवस्था बताइए। ठोस, तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, उसकी ये कौन सी अवस्था में? ठोस। तो पहला गुण क्या हुआ? धातु ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन कुछ धातु ठोस अवस्था में नहीं होते। कौन से धातु? कौन से धातु जो ठोस अवस्था में नहीं होते? सोडियम और नहीं, सोडियम नहीं, पारा द्रव अवस्था में होता है। पारा क्या होता है? जो थर्मामीटर में चमकीला पदार्थ जिसको हम लोग अंग्रेजी में मरकरी क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। ये द्रव अवस्था में, मतलब पानी के जैसी अवस्था में होता है, और बाकी सारे ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था के क्या गुण होते हैं? वो छूने से और ऐसे मोड़ने से जल्दी मुड़ते नहीं है, क्योंकि इनके अणु आपस में पास होते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। इसीलिए ये इसकी ठोस अवस्था में रहता है। दूसरा, कोई भी धातु आप छू के देखिए, छूने में कैसा है? छू के देखिए, मुलायम है कि कठोर है? तो दूसरा गुण क्या हुआ? दूसरा गुण हुआ कठोरता। आप लोगों ने सोडियम धातु देखा है? मैंने दिखाया था प्रयोगशाला में, जिसको कि हम लोग मिट्टी के तेल में डालते हैं, है ना? तो वो धातु जो है वो कठोर, वो प्लास्टिक की तरह मुलायम होता है
और उसको मोड़े तो वो मुड़ भी जाता है। कुछ धातु कठोर नहीं होते, उसमें कौन सा धातु है? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कौन से? सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये धातु कठोर नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम तो बिल्कुल भी नहीं होता, मैग्नीशियम भी उसकी तारें आपस में आराम से मुड़ जाती हैं। तो ये धातु उतने कठोर नहीं होते जितने बाकी धातु कठोर होते हैं, क्योंकि सोडियम अत्यंत ही क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको हम लोग पानी में नहीं रख सकते। अगर हम लोग पानी में रखेंगे तो जलने लगता है। पानी मतलब ये सोडियम जलने लगता है, मतलब उसका तापमान बढ़ जाएगा। और इसको हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं तो मिट्टी के तेल में ये क्रिया नहीं करता है। दूसरा गुण हमारा हुआ ये देखिए, और कोई प्लास्टिक का सामान दिखाइए। ये प्लास्टिक का एक पेन है, ये प्लास्टिक है, और ये आपकी किताब है ना? ये अपनी कॉपी है, ये पेन है, ये है, और ये जो मेरे हाथ में चाबी और चम्मच है ये धातु हैं। तो इनमें और इनमें कोई फर्क है? क्या फर्क? ये चमकते हैं और ये चमकते नहीं हैं। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ज्यादातर सारे धातु चमकदार होते हैं। इस चमकदार होने की वजह से हम लोग इनका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? चमकदार होने की वजह से ज्वेलरी, आभूषण बनाने में इन धातुओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये चमकते हैं। क्योंकि धातु चमकती है और सबसे ज्यादा चमकदार क्या होता है? सोना। जो सोना होता है वो सब धातुओं में सबसे ज्यादा चमकदार होता है और सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा। और कहते हैं ना सोने के जैसी चमक, सोने की जैसी चमक वही है जो सोने में ही होती है, वो बहुत महंगा होता है। तो हीरे में भी चमक होती है, चमकदार होते हैं, इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं। जितने भी धातु हैं, अब अगर हम लोग स्टील को ले लें तो देखिए स्टील भी चमकदार है। अब हम इनको ले लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ मोती हैं, ये चमक रहे हैं, लेकिन ये सोना नहीं है, इसमें सोने की धातु का लेप, पॉलिश, मतलब किसी और धातु के सोने के जैसा रंग करके और इसको पॉलिश किया गया है। जो असली सोना होता है वो इस तरह से चमकता है। यहाँ आप लोग कानों में और जो बालियां पहनते हो वो असली सोने की चमक होती है। लेकिन आजकल हम लोग नकली सोना भी तो बनाने लगे। कैसे? मतलब अलग धातुओं का आभूषण बना लेते हैं, लेकिन उसके के ऊपर सोने की परत, पॉलिश, यहाँ सोने की परत चढ़वा। जैसे ये चीजें हैं, और भी कई चीजें होती हैं कि अंदर कोई और मेटल और ऊपर सोने की पॉलिश। तो लेकिन वो पहन के पुराना होता है तो निकल जाता है, लेकिन जो असली सोना होता है वो कभी भी काला नहीं। तो ये असली सोने की पहचान है। तो जितने भी धातु हैं वो चमकदार होते हैं। इससे केवल आभूषण बनते हैं या कुछ और भी बनता है? सजावट की वस्तुएं, फूलदान, ये कुंडे और मूर्तियां, भगवान जी की मूर्तियां, ये सब भी हम लोग धातुओं से बनाते हैं, क्योंकि इनमें एक चमक होती है। अच्छा, इसका चौथा गुण, जब हम लोगों ने लोहा पढ़ा था, जब मैंने आपको लोहे के बारे में, निष्कर्षण के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी, उस समय जब
साफ हुआ था तो लोहे की शक्ल कैसी थी? उसका नाम क्या था? पिग आयरन। उसका नाम था पिग आयरन, था ना? कच्चा लोहा या पिग आयरन। तो क्या उसी रूप से वो काम में आ सकता है? उसको हम लोग कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे? और पीटेंगे। ऐसे प्लेट बन गई, प्लेट बन गई ना कि नहीं बनी? और भी जैसे आप लोग ये देखो, कैंची में भी ये प्लेट बनी हुई है ना, है पतली चादर जैसी। आप लोगों ने धातुओं की वो देखी है? ये देखो, ये स्टैंड है, ये भी देखो कितना पतला प्लेट के जैसा है? तो ये धातु का ही तो बना है ना। अच्छा, ये आप बताइए कि क्या धातुओं की बहुत पतली चादरें बन सकती हैं? बन सकती हैं। अच्छा, जैसे ये कागज के पतले पतले लीव्स ये होते हैं ना, पेजेस होते हैं, इतने पतले भी हो सकते हैं। सबसे पतली चादर जो आपने कोई देखी हो वो बताइए, जो आपने देखी हो। उसको खाते भी हैं, मिठाई पे लगी होती है, सिल्वर फॉइल, चांदी का वर्क जो लगा होता है, वो भी है तो चांदी की चादर ही तो है पतली। तो आप सोचिए कि धातुओं में कितनी शक्ति है कि अगर हम उसको आघात करें, मतलब हथौड़ों से पीटें, तो वो पतली पतली चादरों में पतला पतला होता जाएगा और उससे हम लोग मन चाहे बर्तन, मन चाहे आकार का कुछ भी सामान बना सकते। जिसके पास लोहे का पेंसिल बॉक्स हो वो देखिए कितनी पतली चादर से बना होता है। जो लोहे का पेंसिल बॉक्स है, हाँ ये देखिए पतली चादर है ना, उसी से बना है। तो इसी तरह से इस गुण को जब किसी धातु को पीटा जाए और वह पतली चादरों में बदल जाता है, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, इसको शब्द को तोड़ो। आघात मतलब होता है जैसे ये मेरे पास पीटने की कोई चीज है और इसके ऊपर हम लोग ऐसे जोर जोर से हथौड़ी से पीटे, मतलब आघात करें, इसके ऊपर जोर से मारें और ये पतला होता चला जाए। याद है लोहार लोग कैसे करते हैं? उसी तरह से जोर से हथौड़ा मारते हैं। और वो पीटने का तो रोलर भी चलाते हैं, जो सड़कों पे रोलर चलते हैं, पीटना वो भी होता है, इसके ऊपर आघात करें। अच्छा, अगर देखो ये डस्टर है, अब मैं अगर इससे इसको लोहे की छड़ से आघात भी कर रही हूँ तो क्या ये पतला हो रहा है? टूट जाएगा, ये पतला नहीं होगा। लेकिन तो ये गुण जो केवल धातुओं में होता है और किसी में नहीं होता कि जिसको पीटे और वो पतला हो जाए। एक और होता है गुण, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघला के हम लोग पतला पतला चादर बनाते हैं ना, तो इसको भी पिघला के हम लोग पतली चादर बना सकते हैं। और इस विशेष गुण को केवल धातुओं में ही ज्यादा पाया जाता है। आघात होता है मारना और वर्धनीयता होता है उसका बड़ा हो जाना, किसी चीज को आघात करने पर वो फैल जाए, तो इसीलिए हम इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और इसी गुण के कारण धातुओं के बर्तन, धातुओं से चाहे ये दरवाजे के एंगल्स हों, चाहे बड़े बड़े रोलर हों, ड्रम्स हों, मशीनें हों, सब इसी गुण के कारण बनाई जाती हैं। क्योंकि एक तो ये कठोर है, जल्दी टूटता नहीं है, फिर जहां जैसा चाहे मोड़ सकते हैं, इसकी पतली चादरें बना सकते हैं। आघात वर्धनीयता के साथ साथ एक और भी गुण है, तन्यता। जैसे अगर हम किसी धातु को खींचें, अगर हम किसी धातु को खींचें तो धातु को खींचने से वो लंबी तारों में बदल जाता है। ये देखिए, ये क्या है? तार। ये आपको प्लास्टिक दिख रही है ना, लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर तार है। कौन सा तार? छू के देखो, तांबे का तार है। तो ये इसका गुण कि जब हम धातुओं को खींचते हैं
और वो तारों में बदल जाते हैं, हम उस गुण को कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? मतलब तन्यता का अर्थ होता है तानना, मतलब इस तरह से उसको खींचना, और खींचते चले जाएंगे और वो तारों में बदलता चला जाएगा। इसलिए इस गुण का नाम है तन्यता। आघात वर्धनता में क्या होता है? चादरें बन जाती हैं उसकी, या उसको शीट्स में हम लोग बदल देते हैं। और तन्यता में इसके तार बन जाते हैं, या हम इसकी वायर्स बना सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? कि आघात वर्धनता और तन्यता में फर्क है कि नहीं है? इसको एक मत समझना। आघात वर्धनता होता है कि ऐसे चादरें बन जाना, और तन्यता होता है इस तरह से तारे, धागा जैसे होता है इस तरह से तारे बना लेना। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि जब धातुओं की तार बनाई जाती है तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बिजली के परिपथ में विद्युत तार बनाने में करते हैं। अब हम इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए हमको इसको रिलेट करना है। आप सबने देखा कि जब मुझे तार दिखानी थी तांबे की, तो मैंने आप लोगों को ऐसी तार दिखाई जिसके ऊपर के पीले रंग का एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। ये सब दिख रहा है कि ये अंदर तार है और ये प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। तो मैंने ऐसा क्यों किया? मतलब हम लोग दुकानदार, मतलब बाजार में जब तार खरीदने जाते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं? मतलब तांबे के ऊपर हम लोग प्लास्टिक क्यों चढ़ाते हैं? तो ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? सुचालक। ऊष्मा का भी और विद्युत का भी। ऊष्मा का तो है ही है, विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसके अंदर विद्युत बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। अब इसका छठा, किसका सुचालक है? विद्युत। विद्युत का सुचालक है। इसलिए हम जितनी भी तारें होती हैं या बिजली का काम करते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का पदार्थ जो है वो विद्युत का कुचालक है। उसमें करंट, अगर हम इस तार को छू रहे हैं और अगर हम ऐसे इसमें डाल भी दें तो मुझे करंट, क्योंकि ये प्लास्टिक हमें बचाता है। प्लास्टिक हमें बचाता है। अच्छा, उस दिन हमने एक प्रयोग किया था। बेटा एक मिनट, इसको पंखा बंद करो। आगे आओ बेटे, एक बच्चा और आओ, एक जना। ये लो, ये आपको क्या दिख रहा है? धातु की प्लेट है ना? इसको जलाओ और इसको गर्म करो। देखो ये इस कोने पे गर्म कर रही है ना, दिख रहा है सबको कि किस कोने पे हम लोग धातु की प्लेट को गर्म कर रहे हैं। छोड़ दो और एक जलाओ। जब हमने यहाँ पे गर्म किया है तो इसकी ऊष्मा हमें देखनी कहाँ तक जाती है। जब तुम्हारा हाथ गर्म होने लगे, अभी क्योंकि माचिस की तीली है ना तो देर लग रही है, अगर गैस होती तो हाँ। अच्छा, आप देख रहे हो कि किस किनारे पर जलाया जा रहा है? अच्छा ठीक है बेटा, छोड़ो इसको और इसको इस जगह पे छू के देखो, एकदम आगे नहीं, यहाँ पर गरम है। देखिए कहाँ तक दिखा रही है गरम है, यहाँ तक गरम है। और इसने गरम कहाँ किया है? केवल आगे। तो ये बताइए यहाँ कैसे चली गई गरमाश? और किसी बच्चे को भी दिखाओ कहाँ तक गरम हुआ है? पूरा ही गरम होने लगा केवल माचिस की तीली से। इसका क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है? थैंक यू बेटा। धातु बहुत तेजी से ऊष्मा को ग्रहण
करते हैं, ऊष्मा के चालक हैं। अगर मैं लकड़ी को करती तो वो यहीं तक की जल पाती मुश्किल से, यहाँ तो गर्म होती ना, सुलगती ना। लेकिन लोहा और धातु जितने भी होते हैं बहुत तेजी से गर्म होते हैं। इसका उदाहरण हम लोग ऊष्मा के चालक हैं। क्योंकि ये ऊष्मा के चालक हैं इसीलिए इनके बर्तन बनाए जाते हैं कि जब हम तवा गैस पे रखते हैं तो तुरंत गरम हो जाता है और रोटी बन जाती है। अच्छा, अब एक बात और बताइए, सबके घर में कुकर है? तवा है? अच्छा, फ्राई पैन है जिसमें है? फ्राई पैन भी है। अच्छा, उनके हत्थे किसके बने होते हैं? या लकड़ी के या प्लास्टिक के, वो जो एबोनाइट जिसके स्विच बोर्ड बना होता है काले रंग के, या लकड़ी के। तो हमने ऐसा क्यों किया? एक मिनट हाँ। तुमने अभी प्रयोग किया था ना, तुम बताओ ऐसा क्यों किया? पकड़ने में आसानी होगी। अगर वो लकड़ी है तो वो ऊष्मा को खींचेगी नहीं और वो ठंडा ही रहेगा। जो तवे का लकड़ी का हैंडल है लेकिन उसके अंदर वो लोहा घुसा है, तवे का वो जो रॉड होता है, लेकिन तब भी वो लकड़ी गर्म नहीं है। हम आराम से तवे को बिना कपड़े के उठा लेते हैं और फिर रोटी सेक के फिर दोबारा चढ़ा देते हैं। तो ये जितने भी बर्तन जिनमें हैंडल लगे होते हैं, चाहे वो प्रेशर कुकर हो, फ्राई पैन हो, तवे हो, सब में या तो एबोनाइट ये स्विच बोर्ड होता है, एक बिकी लाइट, एबोनाइट एक बिकी लाइट होता है, उसके बनते हैं। वो प्लास्टिक, कठोर प्लास्टिक होती है, मुलायम नहीं होती है। अगर मुलायम प्लास्टिक होगी तो पिघल जाएगी। एक कठोर प्लास्टिक होती है, उसके बने होते हैं। या हम लोगों के यहाँ लकड़ी के भी बने होते हैं। जो तवा होता है वो ज्यादातर लकड़ी का ही हैंडल होता है, क्योंकि तवा बहुत तेज गर्म होता है ना। और अगर वो लकड़ी का हैंडल टूट जाए तो हमारे हाथ। इस उदाहरण से पता चलता है कि ऊष्मा के चालक, धातु जितने भी हैं ऊष्मा के चालक होते हैं। और एक और उदाहरण मैं आप लोग को बताऊं, जो स्टील की खुरपी होती है या करछी होती है, अगर हम लोग दाल को चला रहे हैं और वो हमारे भगोने में छूट जाए, हाँ, तो पूरी सेकते सेकते अगर हमारा हाथ लग जाए, अगर वो लकड़ी का हैंडल नहीं लगाए तो हमारे हाथ चिपक जाते, मतलब वो इतना गर्म हो जाता है। हालांकि ऊष्मा तो केवल कढ़ाई पे चाह रही थी तेल में, हाँ, लेकिन चम्मच की मतलब उसके यहाँ तक, जैसे अगर ये कढ़ाई है, ये गर्म हो रही है और चम्मच हमने यहाँ डाला हुआ है, तो केवल इतना ही गर्म होना चाहिए ना। लेकिन ये जो जगह है ना, ये भी बहुत तेज गर्म हो जाती है और हाथ लगा दो तो हम लोग झटक देते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा चल के यहाँ तक पहुंच जाती है। क्योंकि ये ऊष्मा का चालक है। एक अणु गर्म होता है, उसने पास वाले को गर्म किया, उसने पास वाले को, उसने पास वाले को, करते करते वो ऊष्मा यहाँ तक पहुंच जाती है। फिर वही चक्कर चलता रहता है, अणु गर्म होते जाते हैं और पूरी करछी गर्म हो जाती है। अब समझ में आया खाना पकाते समय जो हम लोग सावधानी बरतते हैं। हमारा शरीर ऊष्मा का चालक है कि नहीं है? अच्छा, एक मिनट सोच के बताइए, रोजमर्रा के उदाहरण से, रोज प्रतिदिन के, कैसे पता चला कि हमारा शरीर ऊष्मा का चालक है? थर्मामीटर से? सुशीला, आप खड़े हुए, इसको छुइए, ऐसे कस के छुइए, थोड़ा गर्म है, कस के छू लिया, शांति आओ, थोड़ा दबाओ, हाँ। अब इसका अंगूठा छुओ जरा, छोड़ो, तुम छोड़ो, इसका अंगूठा छुओ। इसकी गर्माश गई ना इसमें? आपने गर्म चीज को पकड़ा तो ये गर्माश आपके अंदर गई शरीर में, मतलब आपकी स्किन भी गर्म हो गई। आप ऊष्मा के चालक थे तभी तो हुई। आप भी ऊष्मा के चालक थे कि यहाँ की गर्मी आपके अंदर जाने लगी। जैसे ऐसे चली गई ना, ऐसे करंट भी चला जाएगा। हाँ, जा चुका है, करंट लग चुका है। बचा करो बेटा, इसमें मर सकते हैं हम लोग, बहुत तेज झटका लगता है। अगर हम विद्युत की खुली तार को छू लें तो विद्युत भी हमारे अंदर जा सकती है, क्योंकि हमारा शरीर चालक है। तभी हम लोग को क्या पहन के काम करना चाहिए? हमें रबड़ की स्लीपर्स पहन के काम करना चाहिए
और जो प्लास होता है उस पे रबड़ चढ़ा होता है, और भी जितनी भी विद्युत की चीजें होती हैं उन सब पे ऐसे रबड़ की तार चढ़ी होती है। लेकिन अभी हम लोग भी वही काम कर रहे हैं विद्युत का, हमें भी करंट आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है इसीलिए हमें ऐसा नहीं। इससे उदाहरण से पता चला कि जब आप गर्म चीज को छूते हो तो गर्म, ठंडी चीज को छूते हो तो ठंडा, बर्फ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे। ये सिंपल उदाहरण है ये बताने का कि क्या हम लोग ऊष्मा के और विद्युत के चालक हैं, तभी तो महसूस करते हैं, तभी तो हमारा शरीर धूप में खड़े होते हैं गर्म हो जाता है, एसी में बैठ जाते हैं ठंडा हो जाता है। आई बात समझ कि हम लोग ऊष्मा के चालक। 1 मिनट आप सब लोग रिवाइज करो धातुओं के भौतिक गुण। पहला बताइए, ऊष्मा के ये 7 इसके भौतिक गुण होते हैं, और जिनकी आज का आपका होम असाइनमेंट, गृह कार्य, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए और एक एक गुण का उदाहरण भी दीजिए। केवल कठोर बस लिख के नहीं छोड़ देना, उसका उदाहरण भी बताना कि जैसे लोहे की छड़ छूने से कठोर होती है, चांदी के आभूषण चमकते हैं। उदाहरण समझे कि नहीं समझे? अगर तन्यता तो तांबे के तार, आघात वर्धनता तो चादरें। ये पूरा एक्सप्लेन करके जो भी लेसन मैंने आज पढ़ाया है, और ये मैं आपकी कॉपी में देखूंगी, चाहे प्रश्न के पीछे के ना करना, लेकिन जो मैंने बताया है इसको जरूर कर लेना कि धातुओं के भौतिक गुण जो आज मैंने समझाए हैं, और किताब खोलने की जरूरत नहीं है। याद हो गया? अपने आप लिखोगे, और उदाहरण किताब के नहीं होने चाहिए, अपने मन के उदाहरण जो मैंने आज बताए हैं या आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, जो उदाहरण अपने चारों तरफ देखते हो प्रतिदिन, वो उदाहरण लिखना अपने मन से। कोई भी बच्चा किताब इस्तेमाल नहीं करे, अपने मन से। और प्रश्न है धातुओं के भौतिक गुण लिखो, धातुओं के भौतिक गुण लिखो, ये आज आपका होमवर्क। इसी में से टेस्ट लूंगी मैं।